ठीक है, तो आज की क्लास है भाई तारीख है आज 13। ठीक, तो वेलकम गाइस। आज की क्लास है फंडामेंटल वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी ऐसा कराऊं किसी भी पेपर का क्वेश्चन उठा लेना, निकल जाएगा, यूपीएससी तक का निकल जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में। ठीक है, अब सुनो ये कहाँ पे दे रखे हैं, ये पार्ट 4 में है। कहाँ पे? पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 याद रखना है। ठीक है, पार्ट 1 में बताओ, जल्दी रिवाइज करो क्या है पार्ट 1 में, क्या है? और दूसरे में जैसे कोई नई कंट्री। पार्ट 1 पूछा मैंने, पार्ट 1 में है इंडिया एंड इट्स यूनियन, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो कराए थे, पार्ट 4 करा रहा हूँ। क्या है पार्ट 4 में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये पहले बता रहा हूँ, ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसके लिए तुम कोर्ट नहीं जा सकते, राज्य की मर्जी है, फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं फॉलो करेगा तो भी ठीक है। सबसे पहले लिख लेना नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्यायिक सिद्धांत है, नॉन जस्टिसिएबल, फर्स्ट पॉइंट लिखो, गैर न्यायिक। मतलब क्या है इसका? तुम कोर्ट नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकते, तुम कोर्ट जा ही नहीं सकते। कोई अगर राज्य की नीति तो फॉलो नहीं कर रहा तो मत करने तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, पहली बात ये फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, ये नहीं है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है मतलब वो न्यायिक है, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो तुम कोर्ट जा सकते हो, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक है, इसके आर्टिकल लिख लो, लिखवाऊंगा मैं। और अब इसकी समझना ये होते क्या है, ये भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये कुछ सिद्धांत थे जो उस टाइम पे हमारा बजट वगैरह था नहीं, वो हम पूरे नहीं कर सकते थे, फंडामेंटल राइट्स दे नहीं सकते थे, तो इसलिए बना दिए कि एक अच्छे राज्य की स्थापना हो सके, और जैसे जैसे नीड होगी तो इसको भी हम एसेंशियल करते जा रहे हैं। जब भी कोई लोग बनाते हैं दिखे हुए हैं, अभी क्या है ही, कोई फॉलो भी करता है कोई नहीं करता भाई। कहाँ से लिए हैं? और ये मैंने तुम्हें बताया भी था, आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, लिख लेंगे। और इसमें कोई नॉन, ठीक है, सोशल और अब देखो, एक बंदे की जो डेफिनेशन है वो याद रख लेना, जी ऑस्टिन, पेपर में आ रखी है। इसने बोला है कि जो डीपीएसपी है संविधान की आत्मा है, डीपीएसपी इज द साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इसने बोला जी ऑस्टिन, याद रखना। और फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा किसने कहा? नहीं पढ़ के आए तुम कुछ भी, अंबेडकर, हाँ सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो हो जाता है। और अंबेडकर जी ने इनको क्या है वो देख लो, वो तो आर्टिकल 32 में है, वो 32 में, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि उसको संविधान की आत्मा, अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को बोला है और जी ऑस्टिन साहब ने डीबीएसपी को बोला है।
ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब ने भी इनको क्या कहा देख लो। बी आर अम्बेडकर ने भाई इनको बोला है कि ये संविधान की अनोखी विशेषता है, डीपीएसपी अनोखी विशेषता है, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। इंग्लिश में लिखा स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला बस। हाँ भाई, व्यक्ति हैं, जरूरी हैं, तभी तो बता रहा हूँ। आर्टिकल 36 सेम है भैया। आर्टिकल 36 देख लो क्या है। अब लगातार आर्टिकल लिखूंगा तो याद रखना। आर्टिकल 36 36 क्या है भाई? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सेम एज आर्टिकल 12। डेफिनेशन, ठीक है, सेम एज 12। याद है ना? इसमें क्या कर दिया होता है? राज्य सरकार और अदर अथॉरिटीज वर्ड भी ऐड कर देते हैं, क्यों? ताकि सुप्रीम कोर्ट जाए जिसको भी राज्य का दर्जा दे सके। ठीक है, पहला हो गया 36। अब भाई देखो 37। अब देखो आर्टिकल 37, सेम एज है जो मैंने बताया था पहले ही, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। डीपीएसपी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। डीपीएसपी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, डीपीएससी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब डीपीएससी किसी भी न्यायालय के द्वारा मंजूरी उसको नहीं दिला सकती, कि मतलब लागू नहीं करवा सकते, कहीं पे भी तुम नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसिएबल है। ये वाला सिद्धांत बोलता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल बताता है नॉन जस्टिसिएबल। आर्टिकल 37 ये बताता है कि डीपीएससी नॉन जस्टिसिएबल है, न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, गैर न्यायिक है। आर्टिकल 37 बताता है, याद रखना आर्टिकल भी। क्या? सेम एज आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में भी तो लिखवाया था ना मैंने, सेम सेम उसमें भी कुछ पढ़ के आया करो घर से। राज्य प्रत्येक अब देखो क्या है भाई, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट होगा, ये आर्टिकल 38 बोलता है। ये अब ये क्या करता है? एंश्योर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ये कहता है भाई कि समाज में सारे सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर और इकोनॉमिक तौर पर सारे बराबर हैं। कभी फॉलो हो सकते हैं प्रिंसिपल, कभी हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक में भी रहती है इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल में भी रहती है, सोशल में भी रहती है, हमेशा कभी फॉलो नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसा होना चाहिए इंडिया में। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट होगा, यही बोलता है। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। स्टेट, ठीक है। बस आर्टिकल 38 याद कर लो ये इसमें। अब इसमें तो मैं वो बता रहा हूँ, एक तो वो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये कौन सा सिद्धांत है, किस कौन सा प्रिंसिपल पे। जैसे एक तो समझ लो पहले, मार्क्सवादी होता है एक तो, मार्क्सवादी मतलब मार्क्सिस्ट। एक होते हैं भाई वो गांधीवादी प्रिंसिपल्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना, कभी कभी आ जाता है। नोट कर लो, करना तो कर सकते हो। ये भाई
बस मार्क्सवादी कहता है क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं तुम्हें अभी इंडिया वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ठीक है। एक तो मार्क्सवादी, इसको समाजवादी भी बोलते हैं। ठीक है, समाजवादी भी याद रखना इसको, सोशलिस्ट सेम ही है प्रिंसिपल, और एक गांधीवादी प्रिंसिपल होते हैं। इसका मतलब समझना क्या है, ये हमेशा बात करेंगे क्लासलेस सोसाइटी की। मीनिंग समझना ध्यान से, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे जिसमें भाई मजदूर हैं, सारे के सारे बराबर होंगे। मजदूर है, मेन ये मजदूरों की बातचीत करेगा। लेबर, लेबर को आज कम पैसा मिल रहा है, ये ऐसे कहते हैं कि लेबर का पैसा है ना अमीर खाते हैं, ऐसा होता रहेगा। मान लो लेबर 10 रुपए कमा रही है आज, ठीक है, तो उसके 5 साल के बाद मान लो 20 रुपए हो गए, तो जो इसका मालिक होगा, मालिक उस टाइम पे 100 रुपए कमा रहा होगा प्रॉफिट, और जब इसके 5 साल के बाद होगे ना, तो ये कम से कम इसको लाख रुपए कर लेगा, या 10,000 मान लो कर लेगा। तो इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ये जो असली कमाई जो बढ़ रही है, ये जो है ये लेबर की कमाई है। लेकिन जो ये एंटरप्रेन्योर बड़े बड़े जो भी हैं, जो मालिक है वहां के, वो उनका हिस्सा खा रहे हैं, ये ऐसे सोचता है मार्क्सवादी। तो ये तुम क्या करना चाहिए, लेबर यूनियन को इकट्ठा होना चाहिए, और जब ऐसे हो तो इनके खिलाफ विद्रोह करो, और जब ये तब भी ना माने तो इसको मार दो, और फैक्ट्री में फिर अपना अपना हिसाब किताब करके आधा आधा फैक्ट्री तुम ले लो और फिर खाओ। इससे क्या होगा, इससे जो होगा गरीबी खत्म होगी, और सारी क्लासेस बराबर रहेंगी। ये वाली बात करता है, मतलब इनके बारे में सरकारों का कुछ नहीं, अपनी मर्जी चलाओ और सबको बराबर हिस्सा दो, और मेन जो है, जो अपना ये मालिक है फैक्ट्रियों के, उनको मार दो, काम खत्म। मतलब सरकार के खिलाफ होते हैं, सीधी सी बात है। सरकारों का कुछ नहीं, अपने हिसाब से करो, और सब आपस में जमीन बांट लो, आपस में इससे बांटो। ये वो बात करते हैं क्लास लेस सोसाइटी, मतलब कोई ऐसा नहीं अमीर गरीब सब बराबर। तुम्हें लग रहा है वो अमीर है, 4 बंदे इकट्ठे होके जाओ, उसको मारो, उसकी प्रॉपर्टी आधी आधी ले लो, ये कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो अमीर बंदे हैं वो मर जाएंगे, और उनकी जो जमीन होगी वो जो गरीब बंदे हैं उन्हें बढ़ जाएगी, और जो सारी क्लास सोसाइटी है एक लेवल पे हो जाएगी, सबके पास बराबर पैसा होगा। ये कहते हैं, कोई कोई कुछ नहीं होता। और भाई गांधी देखो, गांधी जी क्या कहते हैं। ये भी क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जाओ मार दो, ऐसा कुछ नहीं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को वेज बनानी चाहिए, कि जिससे जो है इक्वालिटी प्रमोट हो। जैसे अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा दो, गरीबों पे कम कर दो, सब्सिडी दे दो, तो इस हिसाब से वो ये वाली करते हैं। लेकिन ये नहीं कि वॉयलेंस अप्रोच नहीं होती उनकी बिल्कुल भी। याद रखना, इनकी जो है नॉन वॉयलेंट अप्रोच होती है हमेशा। और इनकी हमेशा वॉयलेंट है। ये मार्क्सवादी समाजवादी दोनों सेम ही है, वॉयलेंट अप्रोच है इनकी। मतलब कि लड़ाई 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 करने वाली, ये जो है भाई अहिंसा पे चलना, बिल्कुल लड़ाई करनी ही नहीं है, शांति से अपना हक ले लो। सरकार आए और जो है अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाए, गरीबों पे जो है सब्सिडी दे दे, इक्वालिटी प्रमोट कर दे। ऐसा नहीं कि गरीब उठ के 4 गए सरकार को मार के आ जाए, वो वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। तो भाई ये देखो, अभी तो कोई प्रिंसिपल आया ही नहीं है, रहने दो, अभी तो कोई प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन ये प्रिंसिपल आर्टिकल 38 अब क्या है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस। कैसे हो सकती है ये, मार्क्सवादी प्रिंसिपल से ही हो सकती है, इससे हो ही नहीं सकती कभी भी। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा, मार्क्सवादी प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ये। ठीक है, लिख लेना सोशलिस्ट प्रिंसिपल। क्योंकि बिना भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बिना तुम कुछ करे और इसको वो कर दो, ऐसे ही सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए याद रखना, बस क्लास और सोसाइटी की दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन वायलेंट नेचर में, नॉन वायलेंट नेचर में। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, मैं साथ साथ लिखता रहूंगा जो तुम्हें याद करना है, बाद में फिर अपनी लिस्ट बना लेना है। मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा, सोशलिस्ट
अगली बार सिर्फ एस पी लिखूंगा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और ये कहाँ का है? मार्क्सवादी सिद्धांत, ये यूएसएसआर के सिद्धांत है, रशिया के। रशिया के, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखो आर्टिकल 38 हो गया, 39 देख लो। 39, इक्वल वे फॉर इक्वल वर्क, एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर लिवलीहुड। देखो क्या है भाई, आर्टिकल 39, इसकी क्लोजेज हैं, तुम्हें क्लोजेज याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस एक बात याद रखना, इक्वल। ठीक है, एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर लिवलीहुड, मतलब कि जो है, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी उसको, स्टेट को। स्टेट क्रिएट एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लिवलीहुड, कि बंदे वहां पे काम कर सके मजदूर, और उनका जो है घर का खर्चा चल सके। हिंदी में ऐसा लिख लो कि राज्य को जीवन निर्वाह करने के लिए जो रोजगार है उनका सृजन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, राज्य को जीवन निर्वाह, हाँ, करने के लिए रोजगारों का सृजन, ये गांधी प्रिंसिपल है ये। ठीक है, क्यों, किस पे डिपेंडेंसी जा रही है? स्टेट पे, सरकार पे डिपेंडेंसी जा रही है, सीधा समझ में आ गया, गांधी प्रिंसिपल है, काम खत्म। और भाई इसमें देखो अब क्या है, एक और है इसमें आर्टिकल की क्लोज, याद रखना, वो पेपर में कई बार आ रखा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कई बार आ चुका है ये, इक्वल वर्क, बेशक फीमेल काम करे या मेल काम करे, अगर सेम काम का सेम पैसा, बस। ठीक है ना, याद रखना है, सेम काम का सेम पैसा। आर्टिकल 40 लिख लो, और ये सारे जरूरी हैं। आर्टिकल 40 है तुम्हारा, ग्राम पंचायतों का गठन कौन से शेड्यूल में है? हाँ, 11 में है। ठीक है, पढ़ रहा है भाई, तू नहीं पढ़ रहा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा भाई। भाग किसमें? शेड्यूल 3 में है ना, लिख लो, यहीं पे लिख लेना, शेड्यूल 9, शेड्यूल 11। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है? 86, 86 तुम्हें याद है हमेशा, 86। बिल्कुल भी नहीं भाई, 44 से थोड़ी हुआ है, आर्टिकल 2 से शायद लिखवाया था मैंने, 76 से हुआ है शायद, देखो चेक करो, 76 से हुआ है, 248 में, 248 से 76 से हुआ है, लिखवाया था मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे। 73 से हुआ है ना, बस ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, एडिड बाय आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 ना। ठीक है, आर्टिकल 40 ऐड नहीं हुआ, ग्राम पंचायत ऐड हुई है, याद रखना, ग्राम पंचायत का गठन ऐड हुआ है, आर्टिकल 40 से पहले कुछ और लिखा होगा। अब भाई आर्टिकल 41 में आ जाओ। अभी आर्टिकल 40 कैसा प्रिंसिपल है बताओ जरा, किसको काम जा रहा है? सरकार को काम जा रहा है, गांधी प्रिंसिपल, काम खत्म। ये याद लिख लेना, सरकार को काम गांधी, खुद बराबर वो मार्क्सवादी या सोशलिस्ट सामाजिक। ठीक है, लिख लेना गांधी प्रिंसिपल, आर्टिकल 41 आ गया, गांधीयन प्रिंसिपल। सुनते भी रहो, मैं बोल रहा हूँ तो सुनते रहो। अब भाई आर्टिकल 41 लिख लो, पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक की हमेशा सहायता करने के लिए स्टेट को तैयार रहना पड़ेगा।
अगर तुम कोर्ट चले गए, तुम्हारे पास वकील नहीं है अपना, आर्टिकल 41 कह रहा है वकील दे दो राज्य को, मर्जी होगी दे देगा, नहीं मर्जी होगी नहीं देगा। हाँ, पब्लिक असिस्टेंस है, मर्जी होगी दे देगा, नहीं मर्जी होगी नहीं देगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। पब्लिक असिस्टेंस मतलब जनता की मदद करना, बस इतना रख लो, जनता की मदद करना, इतना याद रखना। सुविधाएं प्रदान करना, ये लिख लेना, सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। ये जरूरी याद रखना, इसमें वकील वाला एग्जांपल जरूरी नहीं है, मर्जी है तो दे देगा, नहीं जरूरी है तो नहीं देगा। आप जैसे वहां चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, ज्यादा कोर्ट केस आते होंगे, वकील नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, अगर कम आते होंगे तो दे देंगे, अवेलेबल होगा तो। मर्जी है, ये डीपीएस भी मर्जी है, डीपीएस भी मर्जी है। हाँ दे या ना दे उनकी इच्छा है, लेकिन लोग वकील तो खैर मिलता ही है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हर एक बंदे को वकील देना कंपलसरी है। और अदर्स में बात कर रहा हूँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, मन करा सरकार देगी, नहीं मन करा देगी, तो मैं थोड़ी कोर्ट में चले जाओगे बिहार में हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, नहीं दे रहे मत दो, उनको कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी कहीं पे लागू नहीं है। राजस्थान में चले जाओ, 400 रुपये मिलेंगे, दिल्ली में आ जाओ 600 रुपये दिहाड़ी है, सेम थोड़ी है कहीं पे भी, सेम नहीं है। तो भाई ये जो प्रिंसिपल्स हैं बस, कि जब तुम कोई लॉ बनाओ तो देख के बनाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको फॉलो करना है कि नहीं करना, ठीक है। 41, इसके बाद बैठे आर्टिकल 42 देख लो, 42। इसमें भाई मैटरनिटी लीव है, और ये पेड होती है मैटरनिटी लीव, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो पेड ही होती है, ठीक है। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव देनी जरूरी है फैक्ट्री के ओनर से, कितना ही काम हो, कितना ही जरूरी हो, कितना ही कुछ हो, अगर मैटरनिटी लीव है तो लीव है। प्राइवेट में भी देनी जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट में मैक्सिमम पेड होती है, प्राइवेट में पेड नहीं होती, कहीं पेड होती है कहीं नहीं होती, गवर्नमेंट में पेड है, मतलब छुट्टी पे तो रहेंगे लेकिन पैसे मिलेंगे। और एक और लिख लेना इसे, बेटर वर्क कंडीशंस। जो मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ ना, वो इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, और जो मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ वो हिंदी में याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी तुम दोनों में लिख सकते हो। समझ में आ गई? बेटर फॉर वर्क एनवायरमेंट, अच्छी जो है काम करने की जगह, ठीक है, काम करने की अच्छी वातावरण, अच्छा कंडीशन, ऐसा नहीं कि जाके धुएं में बांट के 4 दिन के बाद जो है उसके लंग्स खराब हो गए हैं, ऐसा एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही रहना चाहिए। लेकिन फॉलो कहाँ होता है? धुआं में होता है काम, और ऐसा थोड़ी कि केस कर दो, नहीं कर सकते भाई, जरूरी नहीं है, किसी को करना है कर लो, नहीं करना मत करो। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में ही आएगा, ठीक है। आर्टिकल 43 देख लो, सेम जीवन में के लिए उचित मजदूरी, ठीक है, आर्टिकल 43 देख लो, जरूरी है। ये लिख लिया सारा कुछ, इरेज कर दूं? और यूट्यूब वाले भाई कोई दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हो, बाकी क्वेश्चन तुम सारे निकाल लो इससे। बस तुम्हारा 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा पॉलिटी का आज, 50% खत्म है, 6 दिन हुए हैं बस, रिवीजन रिवीजन कराऊंगा, और क्या। अरे तो करवा तो रहा हूँ अभी, इसके बाद 50% खत्म है मान लो। अब इसके बाद देख लो क्या है, आर्टिकल कौन सा हो गया 42, आर्टिकल 43 क्या, यही होता है जो करा रहा हूँ सारा मेन है, जो वो करा रहा हूँ। इसके बाद क्या है तुम्हारा, एक पार्लियामेंट रह गया, राष्ट्रपति रह गया, उपराष्ट्रपति रह गया, प्रधानमंत्री रह गया, मतलब मैक्सिमम तुम्हारा सिलेबस खत्म होने वाला है। मैं कर दूंगा 15 दिन में खत्म कर दूंगा पॉलिटी, और कोई सा क्वेश्चन लगा लेना हो जाएगा। बस क्या फर्क आएगा, एसएससी पूछेगी ऊपर से सवाल, आर्टिकल 40 बताओ क्या है, बात खत्म। जैसे तुम्हारा 12th लेवल का है, क्या पूछेंगे, पार्ट बता दो और ये अपना शेड्यूल बता दो, ये सब पूछेंगे। और सीजीएल में जाओगे, थोड़ा लेवल इंक्रीज करोगे, ये पूछ लेंगे आर्टिकल 40 बताओ क्या है, अमेंडमेंट बताओ कब से कब हुआ। यूपीएससी में चले जाओगे, इनकी क्लोजेस पूछ लेगा, बस पूछेगा यहीं से,
आर्टिकल 40 ए में क्या लिखा है, 41 बी में क्या लिखा है, 43 सी में क्या लिखा है। यूपीएससी में चले जाओगे वो पूछेगा, क्लोजेस पूछ लेगा फिर इसकी, बस फर्क यही है और कुछ नहीं। अब इसमें क्या लिखा है भाई, एंश्योर सफिशिएंट लिविंग वेजेस। हर स्टेट को भाई ये कंसीडर करना पड़ेगा कि इतने हम मजदूरी रखें कि जिससे जो लोगों का घर का खर्चा है वो चल सके, लिवलीहुड उनका चल सके। ठीक है, एंश्योर सफिशिएंट लिविंग वेजेस ऑफ लेबर्स, एम्प्लॉयज लिख लेना। चलो इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, इतना लिखें। और एक इसका 43A आता है वो लिख लो हिंदी में। हिंदी में भाई उचित मजदूरी, राज्य को उचित मजदूरी देनी चाहिए। ठीक है, वो तो भाई हर एक जगह होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, डीपीएसपी जरूरी नहीं है फॉलो हो। डीपीएसपी तो नॉन जस्टिसिएबल है, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 44 देख लो, इसका 43A है, वो जरूर देख लेना। 43A क्लोज, मजदूरी दर निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, 43A देख लो। 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, लिख देना, एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब क्या है 42nd अमेंडमेंट, 1976 में हुई है, 1976, 1976 में 42वां संशोधन हो गया था संविधान का। ठीक है ना। और इसमें भाई एम्प्लॉय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयज आर द मेंबर्स हो। अब देखो क्या है इसमें, इसमें बोला एम्प्लॉयज जो है जितने भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉयज आर द मेंबर्स ऑफ, एम्प्लॉयज आर द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। कोई भी सीजीएल के लिए ये नहीं करवा रखा, जो भी सीजीएल की तैयारी करता है वो उसने आर्टिकल नहीं कराया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आ सकता है ये। दोनों में लगेगा ही, कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट सरकारी जो मर्जी हो, लेकिन जस्टिस वो नहीं है, जरूरी नहीं है, तो फिर कोई ऐसा है नहीं कुछ नहीं। बस इन्होंने बोला कि भाई ऐसा रखो कि हर एम्प्लॉय को जो है मेंबर क्रिएट करो उसका, एम्प्लॉय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का। ठीक है ना। और ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क, इससे क्या होगा भाई, इनको जो है सोशल बेनिफिट्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत। अगर ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया इनका लेबर यूनियन टाइप का, अब ये इनको मैम वो दे देंगे, सोशल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे देंगे, कोई बीमार हो गया तो वो दे देंगे, क्लेम कर देंगे, पीएफ वगैरह काट लेंगे जब रिटायर होंगे, वैसे ये सब सिस्टम होता है इसमें, मतलब सोशल बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। क्या 43A में है ये। हाँ वो देना नहीं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हैं, तुमसे पूछा जाएगा कि किसमें मेंबर हैं, तो समझना तुम्हें बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन 43A, बस खत्म का। 43B में देख लो, ये भी बहुत जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43 भी बहुत जरूरी आर्टिकल है, याद रखना। स्टेट को स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी यहाँ पे, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, सही आ रही है वीडियो, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात नहीं हो रही, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे सोसाइटीज बनती हैं, तुमने सुना होगा, सैनी सोसाइटी होगी, और ये हाउसिंग सोसाइटीज होगी, बहुत सारी होती हैं, वो सब इसी में ही आती हैं। ठीक है, इनका काम है तुमको फंड प्रोवाइड करना कि तुम अपनी फैक्ट्री लगा सको या कोई अपना काम स्टार्ट कर सको। ठीक है, वो काम है इनका। कॉटेज इंस्टीट्यूशन लगाना, ऑटोनोमस फंक्शनिंग है इनकी। अब इनका अपने आप है, सेल्फ है, कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा, फायदे देख लेना क्या है, फंड प्रोवाइड करती हैं ये। ठीक है, फंड प्रोवाइड और इसमें देख लो ऑटोनॉमी है ये,
ऑटोनॉमस फंक्शनिंग है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, जनता का कंट्रोल होता है इस पे। कैसे होता है मैं वही समझा देता हूँ। थर्ड भाई इसमें लिख रहे हैं ना ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं इसमें, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर बंदे चाहें तो बना सकते हैं, जैसे चार बंदे मिलके सोसाइटी बन गई है। अब उसमें क्या होता है, जैसे मैं लोन ले रहा हूँ तो तुम, जैसे कोई तीन चार बंदे हो रहे हैं या नौ बंदे हैं, उन नौ वो नौ बंदे मेरी गारंटी देते हैं कि अगर अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो नौ बंदे दे देंगे। ऐसा होता है सिस्टम। कमेटी ऐसे गिरती है यहाँ पर, तो कमेटी अलग हो गई, ये सोसाइटीज होती है। नहीं वहां पर कोई प्रूफ नहीं है, वहां बस जुबान चलती है। तभी तो है, नहीं भागेंगे ना तो उनको तुम तो नौ बंदे भरेंगे फिर। भाई अगर एक बंदा भाग गया तो तीन भर लेंगे, उसके भर लेगा। और जब तीनों को भरोसा होगा तो तभी तो दिलवाएंगे। तो यही चक्कर तो होता है। बस यहाँ पे है कि कोई पेपर्स की जरूरत नहीं है, कोई किसी को प्रॉपर्टी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है जिसको, गवर्नमेंट का कोई चक्कर नहीं है। और अगर वो पैसे लेके चला गया तो तुम कहीं जा नहीं सकते कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ मेरे पैसे लेके चला गया, कोई नो इश्यूज भाई। उन तीनों को ही भरना ही पड़ेगा। और अगर वो तीनों भी नहीं भरते तो फिर आगे सोसाइटी को नुकसान होगा, कोई सोसाइटी चलाएगा नहीं। तो ऐसा है सिस्टम इसका, मतलब ये मेन जो है लोगों का कल्याण करने के लिए होती है कि बंदे पैसे वैसे मिले, फंड की दिक्कत ना हो और अपना कर ले। और इसमें कोई सोसाइटी है, सिक्योरिटी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। और ये कब ऐड हुई है यार? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई है, पहले नहीं थी। कब ऐड हुई है? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। ठीक है, एक अमेंडमेंट है ना, कई सारी चीजें ऐड होती हैं। कोई एक चीज नहीं है स्पेसिफिक की इस अमेंडमेंट से ये ऐड हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। और ये अमेंडमेंट होते कैसे हैं, प्रोसेस तुम्हें मैं समझाऊंगा पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दे रखा है बताया था मैंने? बिल्कुल गलत, 368। बिल्कुल नहीं पढ़ते भाई तुम, कॉपी खोल के देख लो, 368 है। कहां से लिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? हाँ कहां से लिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस? बताया था ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, फेल हो जाओगे। पेपर ऐसे क्वालिफाई नहीं होगा भाई, दम लगा लो। ये नहीं बताया था, बताया था, तुमने नहीं लिखा, तुम्हारी गलती। साउथ अफ्रीका से लिया है, बताया नहीं? हाँ लिखवा, बिल्कुल पता है हमें। अरे कल क्या बोला था मैंने, यूं ही नहीं मिलते हौसलाओं ये तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। ठीक है ना, मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी मंजिल को पाने के लिए। कंधों पे सितारे तभी लगेंगे जब आंखों में नींद अधूरी होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आया और 4 दिन क्लास ली, पुलिस का पेपर क्रैक हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। रिवीजन तुम्हें बोला है, कर लिया करो। अब भाई देखो नेक्स्ट देख लो, बस खत्म करो इसको। अब ये कौन सा प्रिंसिपल है ये बताओ मेरे को? ये दोनों प्रिंसिपल है, गांधीयन भी है और सोशलिस्ट भी है। गांधीयन कैसे स्टेट को जिम्मेदारी दे रहा है, स्टेट को जिम्मेदारी दे रहा है, गांधीयन हो गया। और सफिशिएंट वेजेस, लिविंग वेजेस, और यहाँ पे किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं ये? सरकार का कोई कंट्रोल है? तो गांधीयन नहीं है, ये सोशलिस्ट है। और ये जो है गांधीयन है, ये जो है गांधीयन है। ठीक है, इसको तुम दोनों भी कह सकते हो क्योंकि बंदे आपस में भी मिलके कर सकते हैं। तो ये जो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल 43 भी बताओ, तुमसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 43 कौन सा है, तो तुम कहोगे दोनों है। लेकिन अगर आर्टिकल 43A पूछा जाएगा, ये होगा गांधीयन। 43B पूछा जाएगा, ये होगा वो कौन सा, ये होगा मार्क्सवादी सोशलिस्ट। ठीक है ना, पूछा जाता है तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट 44, आर्टिकल 44 बहुत जरूरी आर्टिकल है, याद रखना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ठीक है, ये आर्टिकल 44 है। अब देखो हर राज्य ने तो लागू कर नहीं रखा, जिसने जिसको जरूरत है उसने लागू कर रखा है, जिसने नहीं करा उसने नहीं करा। मैक्सिमम ये चांसेस है कि सब राज्यों में हो ही जाएगा, लेकिन अभी नहीं। बता रहा हूँ, वेस्टर्न यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके एग्जांपल है। पहला राज्य है गोवा, जिसने जो इसको लागू कर रखा है, ये पुर्तगालियों के समय से। अब जो फर्स्ट राज्य है, तुमसे दो तरीके से क्वेश्चन आता है, तरीके भी बता रहा हूँ मैं किस तरीके से आता है। फर्स्ट राज्य है, फर्स्ट स्टेट, प्रथम राज्य है।
गोवा। गोवा है जिसने इसको लागू करा। बताऊंगा अभी, ये मेरे थर्ड माइंड में नहीं आई, एक बार चेक करके बताता हूँ। ये गोवा नहीं, वो वैसे नहीं है, बताऊंगा मैं अभी। गोवा तुम्हें पता है पक्का? फिर मैं बताऊंगा अभी। गोवा ने पहले यार, सबसे पहले इसको राज्य करा, लागू करा गोवा ने। और ये कब से है भाई? ये पुर्तगालियों के समय पे गोवा पे जो है पुर्तगालियों को कब्जा हुआ करता था। ये हमारी 47 के बाद आजाद हुआ है ये। 1951 के आसपास आजाद हुआ है ये गोवा। ठीक है ना, पुर्तगालियों के समय से है, लिख लेना यहाँ पे, पुर्तगालियों के समय से। थोड़ी राइटिंग ऐसी है, लिख लेना, बाकी समझ तो आ ही रही होगी। समझ है, फ्रॉम द टाइम ऑफ पुर्तगीज। अब भाई देखो, फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में स्वतंत्रता मिल गई। फर्स्ट राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड, बस इतना याद रखो, उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड क्या? हाँ, 47 में आजादी हो गई, तो सबसे पहला राज्य जो इसने यूसीसी लागू कर दिया वो है उत्तराखंड। ठीक है, यूसीसी एक बार बताता हूँ मैं तुम्हें क्या है। यूसीसी नेशनल लेवल प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट देखता हूँ इसको। और ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने बताई थी ना तुम्हें, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, वो है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से लिए बिल्कुल। फोन कहाँ दूसरा? एक बार इसको जरा चेक कर लेते हैं क्या है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा माइंड में याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वही है, मैं वही सोच रहा था। इसमें भाई ये है कि जितने भी देश में रहने वाले बंदे हैं, उनके धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है। सब नागरिकों के लिए समान कानून, यूसीसी। इससे बहुत दिक्कतें भी हैं और सही चीज भी है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल मैं कैसे दूं तुम्हें, जैसे भी तलाक तलाक का कानून था। अब मुस्लिम्स में क्या है भाई कि 3 बार तलाक बोलो तलाक हो जाए। हिंदूज में क्या है, पहले डिवोर्स करना पड़ेगा। क्रिश्चियंस का अलग प्रोसेस होगा, सिक्स का अलग प्रोसेस होगा। तो ये नहीं होगा, यूसीसी आ गया, जो ये बोलेगा वो फाइनल है। एक बोल दिया कि जो तलाक है ऐसे होएगा, तो सेम प्रोसेस लगेगी, बेशक वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मतलब नहीं है। ये वो होता है, सबके लिए समान कानून, बात खत्म। अब तुम इसे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो नहीं कर सकते। अब अगर ये लागू होता है, फंडामेंटल राइट्स को ये अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सिक्स को वो दे रखा है कि भाई ये कृपान रखेंगे, तो वो नहीं हो सकता कि जो अब तो सारे बराबर हैं सारे कृपान रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन इसमें जो है नागरिक कानून, जो भी कानून बनेंगे, जो भी तुम्हारी धाराएं बनेंगी, सबके लिए समान होंगे वो। उसमें कोई जाति धर्म देखा नहीं जाएगा। अभी ये पूरे देश में लागू नहीं है, ठीक है ना, अभी कहीं लागू नहीं है। इंडिपेंडेंस में जो है उत्तराखंड में लागू हुआ अभी बस, और गोवा में 2-3 राज्यों में हो रहा है, ज्यादातर में नहीं है। ठीक है ना, करने की डिमांड आई थी, यूसीसी आया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। 2019 में आया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। ठीक है ना, समझा दे मैंने तुम्हें यार। समान कानून है, इसमें लिख लेना, सभी के लिए एक कानून है। एग्जैक्ट याद नहीं है वो नंबर, तुम्हें लेना देना भी नहीं है कुछ, किसी किसी में चल रहा है, किसी में नहीं चल रहा। सभी के लिए एक कानून, ये लिख लेना। वही सोचा था कि ऐसा ही है कुछ, यही है। मतलब मेन इसका बहुत सारे रीजन है, पर ये अभी लागू नहीं हुआ सब जगह। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद 44 याद रखना है, बहुत जरूरी है। इसके बाद 45 तो बताइए, 45 तो आसान है बिल्कुल। जीपीएससी मतलब जनता के ऊपर है, फॉलो करे। हाँ, फॉलो करे ना करे राज्य की मर्जी है। अब ये चाहते तो उसी टाइम लागू कर देते, लेकिन उस टाइम इंडिया के पास इतना पैसे नहीं है कि इनको लागू कर दे, बजट ही नहीं है। अब बना देगा एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाना है, और इसका काम है, अगर तुम अनएम्प्लॉय बैठे हो
तुम्हें ये पैसा देती है कि तुम्हारा घर का खर्चा चलता रहे। तो आजादी के बाद बंदे क्या करते, सारे घर में बैठ जाते। अब सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो कर्जे में चले जाती, देश का तो विकास ही नहीं होता। यही तो चक्कर है। क्या सब ऐसे ही है अभी। लेकिन ये कहते हैं भाई कि अगर आगे जैसे जैसे नीड बढ़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको फंडामेंटल राइट्स में लेके आता रहेगा, धीरे धीरे लाता रहेगा, और ला भी रहा है, इसको फंडामेंटल में लेके आता रह रहा है, राइट्स बनाया जा रहा है, इसको फॉलो करता रहा है, जैसे जैसे उनका बजट आता जा रहा है फॉलो करता रह रहा है, राइट्स फॉलो करता रह रहा है। हाँ करते तो है भाई, कई यूनियन बनते हैं, लेबर यूनियन, सरकार योजनाएं चलाती नहीं है। फिर वो सारा पीएम आवास चला रही है, पीएम जो रोजगार योजना, मनरेगा प्लांट है, वो सारे इसी को तो फॉलो करके बना रही है। जैसे जैसे पैसा आता है बना दिया, मतलब जरूरी नहीं है कि बनाए, जैसे जैसे उसको लग रहा है वो बनाती जा रही है। पॉवर्टी कम करने के लिए इतने प्रोग्राम चलाती रहती है आए दिन, स्किल इंडिया चला रही है, डिजिटल इंडिया चला रही है, वो सब इसी में ही आते हैं, इन्हीं को देख के ही चलाती है वो, कि वेलफेयर स्टेट हो सके। अब भाई देखो आर्टिकल 45 क्या कह रहे हैं। आंगनवाड़ी जो होती है ना, एजुकेशन लिख लेना इसमें, 6 साल से कम बच्चों के लिए शिक्षा। 6 से 14 के लिए कहाँ चला गया आर्टिकल 21A, 6 से 14 साल की शिक्षा वहां चली गई। हाँ अब 6 से कम वाले बच्चे क्या होंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, 6 साल से कम के बच्चों की शिक्षा। क्या ईयर का फर्क है ना, वहां पे 6 से 14 साल है, यहाँ पे 0 से 6 साल है, जो क्लोज में आ गया ना। क्या हाँ तो 21A में जो क्लोज में है वो आर्टिकल ही है, आर्टिकल ही है वो। आर्टिकल 45 क्या कह रहा है, 45 बोल रहा है 0 से 6 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन। स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, ये इसका, इसमें क्वेश्चन आता है वाला अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ईसीसी। तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा एसीसी किससे लागू हुआ है, तो तुम बताओगे आर्टिकल 45 में ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। राइटिंग समझ में आ रही है ना, बस कोई दिक्कत हो तो बताओ, यूट्यूब वाले कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है 45 46 47 46 देख लो, SC ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हो गया। 46 45 46 देखो आर्टिकल, इनको याद करने की, खत्म करने के बाद ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे याद हो जाएंगे। देखो क्या है इसमें, 42 वाले में क्या था, मैटरनिटी लीव। अब इसको तरीका मान सकते हो बेकार भी, 42 में बच्चा, 43 में काम करेगा वो, फिर 43 में फैक्ट्री खोलेगा। ठीक है 44 में वो फिर जब बड़ा होएगा फैक्ट्री खोलेगा तो जाएगा कोर्ट में, तो उसके लिए सारे कानून बराबर मिलेंगे। 44 में ये हो गया। 4 4 बराबर, इसकी दूसरी ट्रिक याद करो, 4 4 बराबर 4 = 4, मतलब सारे 4 धर्म चारों बराबर, यूसीसी, काम खत्म। ठीक है 45 5 4 9, वो ये 45 को डायरेक्ट याद रखो कि आर्टिकल 21 का वो है 0 से 6 इस बच्चे, याद रखना पड़ेगा। 46 देखो क्या है, 46 में SC ST नहीं, SC ST के आर्थिक जो है इनके, वो SC ST का इनका डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक और SC ST डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और वो एजुकेशन। ठीक है आर्थिक और शैक्षणिक विकास है इसमें उसका, SC ST का आर्टिकल का। कोई राज्य चाहे तो इस आर्टिकल को आके नए SC ST के लिए स्कूल खोल सकता है, पैसे भी दे सकता है। अब भाई इसमें देखो बंदे, इसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि रिजर्वेशन सही है कि नहीं है। अब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सही भी है, क्यों भाई, रिजर्वेशन जो दे रखी है वो, तुम्हें लगता है कि हम मेरे जनरल के नंबर हैं
तुम बस इतनी सी बात सोचते हो। दिल्ली का लड़का क्या सोचेगा बस कि मेरे तो मान लो 400 नंबर है, लिस्ट लग रखी है 500 पे तो जनरल की लग रखी है, मान लो 700 में से लिस्ट लगी है, 500 पे यूआर की लग रखी है, और 400 पे मान लो ओबीसी की लग रखी है, 400 पे एससी की लग रखी है, 450 पे ओबीसी की लग रखी है, और एसटी की लग रखी है कितने पे, मात्र मान लो 250 नंबर पे लग रखी है। एसटी में काफी फर्क भी आ जाता है, यही देखो इसको, एसटी की लग रखी है 250 पे, ठीक है ना। अब बच्चे क्या सोचेंगे भाई, यूआर वाला सोचेगा अरे मेरे तो 499 नंबर है, लेकिन मुझे तो कोई कॉलेज नहीं मिला, नो कॉलेज, सॉरी, नो कॉलेज, ठीक है। अब लेकिन जो 251 वाला एसटी का बच्चा होगा, इतना फर्क वैसे आएगा नहीं, तुम इसको 350 कंसीडर कर लो, 350 कंसीडर कर लो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल भी सही लगना चाहिए, 350, ठीक है। लेकिन 350 वाला, 351 वाला एसटी का बंदा आया और नौकरी लेके चला गया, लेकिन मैं तो 499 बैठा हूँ, मुझे तो तब भी नौकरी नहीं मिल पा रही। तुम्हारे मन में आएगा, मन में आना भी सही है, तो तुम क्या सोचोगे, ये तो इक्वालिटी है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहते हैं इक्वालिटी, भाई मैं 351 नंबर, वो 351 में उसको नौकरी मिल गई है, 499 नंबर लेके आ रखा हूँ, मेरे को तब भी नौकरी मिली, काय की बराबरी भाई है, बेकार इंडिया में रह रहा हूँ जहाँ तो बराबरी ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तुम्हें मिलने वाली सुविधाएं और एक एसटी बच्चे को मिलने वाली सुविधाएं कभी बराबर नहीं हो सकती। अरुणाचल प्रदेश का बंदा है, अरुणाचल प्रदेश का लड़का है, उसको ना स्कूल एजुकेशन इतनी बढ़िया मिली होगी, ना ही उसके पास घर के इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़िया होंगी, ना ही उसको कहीं से कुछ पेंस वगैरह प्रोवाइड होंगे। अरे तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें तो 20, एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिया में 95%, सिर्फ 10% बंदे ऐसे हैं जो मतलब महीने का 20,000 से ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, सब कुछ मिला के, सब कुछ मिला के। बाकी 90% तो ऐसे हैं जो खर्चा ही नहीं करते बिल्कुल भी, जो 5-6 हजार रुपए भी नहीं खर्च करते, तो उनके तो कुछ सुविधाएं ही नहीं मिल रही है। तुम्हें तो भाई साहब इतनी किताब मिल गई, इतने बंदों की क्लासे ले ली, तब तुम जाके 499 नंबर लेके आए, अगले को तो कुछ मिला ही नहीं। गलत थोड़ी है, गलती कैसे है भाई, उसको तो कुछ मिला ही नहीं, तो अपलिफ्टमेंट तो लेके आना है। पैसे भी है ना, वही हो गए, तो भाई वही है बिल्कुल। तो इसलिए अब कोई बंदा है, जैसे मैंने क्या बताया था, यूएस का कॉन्सेप्ट क्या है, उनको स्टेट को आगे लेके आना है, जिसको 2 रोटी की जरूरत है वो 2 देगा, जिसको 4 की जरूरत है उसको 4 देगा, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब जब तक इनके बाहर नहीं आएंगे तो वहां के तो देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, अरुणाचल प्रदेश तो भाई कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये कहीं कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, ये सही है कॉन्सेप्ट, और आने वाले समय में बराबर है। हाँ, ये तुम सोचते हो कि मैं 499 लेके आया हूँ तो मेरे को इतना नंबर, भाई एसटी को मिलने वाली सुविधाएं तो देखना, इनको बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जो ये कास्ट आती है ना, मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इस टाइप में आते हैं जहां तो एजुकेशन 0 के बराबर है, और ये खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है ये कोई लाइफ टाइम नहीं है, 10-10 ईयर करके बढ़ाते हैं इसको, 10 ईयर प्लस हो गया, फिर 10 ईयर प्लस कर दिया, कोई परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है ये। परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि फिक्स कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इनको रिजर्वेशन देना ही है, कोई जरूरी नहीं है भाई। जिस जिस टाइम पे सरकार को लग गया, गवर्नमेंट को, हाँ भाई सब बराबर आ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया और ये मिजोरम वगैरह हो गया, इनका डेवलपमेंट हो चुका है, तो फिर ये खत्म कर देंगे रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट को। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के समय में जरूरत है। तुम वहां जाओगे तुम्हें खुद ही दिखेगा, पूरे यहाँ पे तो 5 किलोमीटर में 4 स्कूल मिल जाएंगे, वहां पे तो 10 किलोमीटर में एक स्कूल होता है। तो भाई बहुत ज्यादा सुविधाएं, दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, ये सही है। और जैसे जैसे मतलब गवर्नमेंट बोलेगा हाँ भाई अब नहीं चाहिए, तो वो खत्म भी कर देगी उसको, कोई ऐसा परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। परमानेंट कहीं भी नहीं लिखा कि SC ST को जो है 27% रिजर्वेशन, 28, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा हुआ है कि अगले आने वाले 10 सालों तक जो है इनको रिजर्वेशन दिया जाए। फिर गवर्नमेंट आती है, बोलती है अगले आने वाले 10 को और एक्सटेंड कर दो, फिर 10 को और एक्सटेंड कर दो। तो जब उनको लगेगा भाई कि अब नहीं है, तो वो एक्सटेंड ही नहीं करेंगे। अब एक्सटेंशन की लिमिट है इसकी 2027, 2027 एक्सटेंशन की लिमिट है। 2017 में एक्सटेंड हो गया था, 2027 तक एक्सटेंशन, 2027 में 2029 हो, 949 लगा हुआ, 2029, 29 जो एक्सटेंशन की लिमिट है। अब 29 में क्या कर रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं। कौन सी करा रहे हैं, जातीय जनगणना करा रहे हैं अब की बार। उसमें पता करेंगे, यही कॉन्सेप्ट पता करेंगे कि कौन सा बंदा कौन सी जाति का कितना डेवलप है और कितना नहीं है। अगर उनको लगेगा हाँ भाई सारे डेवलप हो रहे हैं, अपने जनरल वाले भाई पीछे जा रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, काम खत्म।
जितना होना था हो गया, 29 में खत्म करो इसको। यही है, कोई परमानेंट कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, वो लेते हैं, मजे लेते हैं भाई, जो है मतलब गलत प्रयोग भी करते हैं। अब जैसे दिल्ली में किसी कोई किसी एस टी की नौकरी लग गई, दिल्ली में आ गया, गवर्नमेंट है, रहने लग गया, उसके लड़के को तो यूआर से भी बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी, बढ़िया मिलेगी, लेकिन वो एसटी का बेनिफिट लेगा। क्यों? क्योंकि वो एसटी में पैदा हुआ है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो यही तो, इसीलिए तो जातीय जनगणना हो रही है। आप सुना नहीं है क्या कि वो अपनी जातीय जनगणना होगी अब 2025 में, 26 में जातीय गणना होगी। पूछा जाएगा कि तुम कौन सी कास्ट के हो, अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, ये जो भी है सब दिखाओ। फिर उसका एनालाइज करके डाटा बनाएंगे। तो 28 तक इनकी रिपोर्ट आएगी, 27-28 तक। फिर 29 में देखेंगे इसको 10 ईयर तक एक्सटेंड करना है कि नहीं करना। करना होगा तो कर देंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। ये सिस्टम है। अगर करना होगा मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, और इसको मतलब सब खत्म ही कर देंगे, रिजर्वेशन सब बराबर कर देंगे, रिजर्वेशन सब खत्म कर देंगे। लेकिन जब भी जाति जनगणना कराने, फिर ये कोई बोलने वाला नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं, हमारी जो जाति है पीछे, फिर वो उनके पास रिकॉर्ड हो, ये देखो यूआर के बंदे कम नौकरी ले रहे हैं, एसटी के ज्यादा ले रहे हैं। और अगर भाई नहीं होगा, गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। डाटा के ऊपर निर्धारित है सब कुछ। तो इसलिए अगर तुम्हें भी रिजर्वेशन लेना है तो भैया इसी साल निकालो नौकरी। 29 में खतरा है, खत्म भी हो सकता है रिजर्वेशन, बस सिंपल सी बात है, बता दी। ठीक है, जनरल तो बहुत ही बढ़िया है, मैं वैसे बता रहा हूँ। प्रोविजन ऑन नार्कोटिक सब्सटेंसेस, अब भाई 47 में देख लो, आर्टिकल 47 में, 47 में लड़ाई लड़नी थी ये वाली इंडिपेंडेंस की। तो बोलो थोड़े तगड़े हो जाओ, नशे नुशे छोड़ दो। इसमें है कि नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि हमें 47 में आजादी लेनी है तो लड़ाई लड़नी है। ठीक है ना? इसमें तुम इंग्लिश में लिखना भाई, प्रोहिबिशन ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस, इंग्लिश में लिख लो तुम भी। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस। ये मैंने 47 में लड़ाई लड़नी थी, जिसने बोल दिया 47 में लड़ाई लड़नी थी। 46 में बोला जो अपने पिछड़े वर्ग के इलाके के लोग हैं उनको थोड़ा डेवलपमेंट कराओ, क्योंकि हमने 47 में लड़ाई लड़नी है। ट्रिक बता रहा हूँ बस। 47 में लड़ाई लड़नी है तो देखा भाई बंदे नशे करने लग गए हैं, उनको बोलो नशे नुशे बंद करें और तगड़े हो जाए, लड़ाई लड़नी है 47 में। ठीक है ना? 48 में आ जाओ। आर्टिकल 48, 48, 48 बोलता है भाई कि गौ माँ की रक्षा करो। ठीक है? गौ माँ की, हाँ, कृषि और पशुओं का संरक्षण। ट्रिक याद रख सकते हो कि गौ माता की रक्षा करो। अब तुमने 47 में अपनी आजादी ले ली है, तो 48 में अपनी माँ की रक्षा करो। और गाय कौन है? गाय हमारी माता है, तो अब माँ को बचाओ। ठीक है ना? 48 की क्लोज भी याद रख लो, 48A। इसमें इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। एनवायरमेंट, अब तुमने अपनी माँ को बचा लिया, गौ रक्षा करा लिया, अब भाई अपने इन्वायरमेंट को बचाओ, जहां वो रहेगी तो उसका स्थान भी सही रहोगे। एनवायरमेंट एंड, हाँ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये पहले नहीं था, ये ऐड हुआ है। अमेंडमेंट का नाम बता रहा हूँ, याद रखना। अमेंडमेंट है 42nd, सेम है वही, 42nd। हाँ, 42, 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है? अब देखो कितने सारे तो मैंने अमेंडमेंट ही बता दिए होंगे। जितने में सारे याद रखो। 49 आ जाओ। 49, अब तुमने आजादी ले ली है, 1 साल हो गया, 49 आ गया। अब 49 में क्या करना है तुम्हें? अपने जो इमारतें वगैरह हैं, अंग्रेज अंग्रेज के बंदे आए हुए हैं, तो सही है, चल रहा है। अंग्रेज बंदे आए हुए हैं, वो तुम्हारी इमारतों को तोड़े जा रहे हैं। ठीक है ना? अपने इमारतों को बचाओ। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स।
लाल किले को नुकसान पहुंचाएंगे अब, तो इसलिए जो है 49 को रखो और आर्टिकल बना दिया 49 की, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, लाल किला सारी बिल्डिंग आ जाएंगी हमारी, बिल्कुल। लास्ट 50 एक ही दिन में खत्म करा दिया मैं तुम्हारा फंडामेंटल, वो ये डीपीएसपी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये, 2 दिन लगते हैं, एक ही दिन में खत्म करा दिया मैंने तुम्हारा। इसको कल अच्छे से पढ़ गया ना, क्वेश्चन पक्का फंसेगा एक पेपर में। आर्टिकल 50 देख लो, 50 है भाई, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हिंदी में भाई ये कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा। नहीं, इसमें पावर्स मत लिखो, ये पावर नहीं होता, बस खाली बंटवारा लिख रखा है, पावर कहीं नहीं लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं लिखा। पावर्स मत करो, पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा तो भाई नहीं, मत मानो इसको। बस सेपरेशन है, ये सेपरेशन कर दो, बस सेपरेट रखो, दोनों को मिक्स मत करो। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेगा। मतलब क्या है इसका, सुनना कार्यपालिका में कौन आता है, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, पुलिस प्रशासन मेन, और ये जो तुम्हारा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है सारे सारे कार्यपालिका में आएंगे, जो कानून लागू करवाते हैं। ठीक है ना, पुलिस में सबसे, पुलिस को आइडेंटिफाई करके चलना। जुडिशरी कोर्ट वगैरह वो जुडिशरी में आएंगे। लेजिस्लेटिव जो ये विधायिका वो आएगी तुम्हारी पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, वो लेजिस्लेटिव में आएंगे, कार्यपालिका वो विधायिका में। ठीक है ना, बता दिया। विधायिका कानून बनाने वाली, कार्यपालिका कानून लागू करवाने वाली, जुडिशरी जो कानून का उल्लंघन हो तो वहां पे तुम जाके अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये कहते हैं इन दोनों को अलग अलग रखो। पुलिस वाला आएगा, ये नहीं कि तुम्हें ऐसे मर्जी से उठा के ले गया, नहीं, पुलिस वाले से तुम वारंट पूछो, वारंट है, हाँ है, तो फिर ले चल। तो पुलिस वाला कुछ गलत करेगा तुम जुडिशरी में जाओगे, जुडिशरी ये नहीं इससे सलाह करके और इसके अकॉर्डिंग फैसला देगी, इंडिपेंडेंट है, पुलिस वाले से कोई लेने देना नहीं है, अपनी मर्जी होगी, जो डिसीजन देना होगा दे देगी, बात खत्म, इंडिपेंडेंट है। और ये एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, इसको कोई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस बंदे ने फॉलो नहीं करा तो इसको मैं उठाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, वो जब चाहे जहां चाहे रेड मार सकता है, लेकिन प्रूफ एविडेंस होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तो ऐसे फिर पहले खबर कर देगा मैं इस नेता घर पे रेड मारने वाला हूँ, मेरे को वारंट दो, यहाँ से जुडिशरी का आगे कहीं पे खबर लीक कर देगा, खबर लीक हो जाएगी, और मान लो जब तक इसको वो मिलेगी तब तक तो भाई वो नेता पता नहीं कहाँ फरार हो जाएगा। इसलिए दोनों जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ठीक है ना, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, हाँ, सेपरेट है दोनों। ठीक है, जुडिशरी अपना निर्णय लेगी, कार्यपालिका अपना जो है अपने हिसाब से, लेकिन भाई जुडिशरी जो है टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट है। ठीक है ना, कुछ अगर ये गलत करेगी तो एग्जीक्यूटिव इस पे बोल सकता है, ये कुछ गलत करेगा तो वो पार्लियामेंट इस पे बोल सकता है। ठीक है, एक दूसरे के डिपेंडेंट भी तुम कह सकते हो, लेकिन वर्क जो है सेपरेट, वर्क जो है अलग अलग करती हैं। ठीक है ना, बस ये सिस्टम आ गया। आर्टिकल 51 लिख लो, इंटरनेशनल पीस। 51 एक कल कराऊंगा, आर्टिकल 51 लिख लो, इंटरनेशनल पीस, बस खत्म तुम्हारा डीपीएसपी। इसको लिखना अंतरराष्ट्रीय शांति। हो गया, ठीक है। और इसमें तुम मेरे हिसाब से लिख लो यार पावर्स वर्ड, क्योंकि ऐसे तो सेपरेट हो नहीं सकती, डिपेंडेंट है। पावर्स लिखो यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं लिखा, तुम इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स लिखो, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन, हाँ डिपेंडेंट है लेकिन एक दूसरे के, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते, डिपेंडेंट है बिल्कुल। अगर कुछ ये गलत करेगा ना तो ये बोल सकता है, और ये कुछ गलत करेगा तो वो बोल सकता है, ये चक्कर है। अगर किसी जज ने कुछ गलत डिसीजन लिया, जज के खिलाफ तो खैर क्या ही कार्रवाई होगी, लेकिन जैसे अगर पता चल गया कि हाँ भाई इसने कुछ पैसे लेके करा है,
कुछ 2 नंबर से करा डिसीजन, तो पुलिस वाले अरेस्ट करेगा उसको। तो ये, हाँ, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे के, पुलिस वाले केस करेगा इन्वेस्टिगेशन, वकील के खिलाफ जिसके साथ अन्याय हुआ होगा वही निकालेगा वारंट, और वो प्रूफ कर देगा कि हाँ भाई जज ने गलत डिसीजन लिया है, कुछ पैसे वैसे खाए, ये प्रूफ कर दे बस। डिसीजन के खिलाफ तुम नहीं जा सकते, बस तुम ये प्रूफ कर दो हाँ भाई पैसे खा के डिसीजन लिया है, तो तुम जा सकते हो। प्रूफ करके गलत तरीके से डिसीजन लिया किसी के बहकावे में आके, तो तुम उसके खिलाफ केस कर सकते हो। जेल कौन करेगा? कार्यपालिका ही तो करेगी, बस खत्म बात। और पार्लियामेंट कोई गलत लॉ पास कर देगा तो उसको कौन मना करेगा? जुडिशरी तो मना करेगी। डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के हमेशा। ठीक है, हो गया कोई दिक्कत? आज के लिए देखो इतना ही है, कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लो आर्टिकल्स, बाकी बस ठीक है, हो गया, बस ठीक है। यूट्यूब वाले भाइयों आज के लिए धन्यवाद, कल देखेंगे अब।